सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उससे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार लास्ट पार्ट को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर डीमन एम्पर फेंगशू 7th मोनार्च के उस इल्यूजन को ब्रेक करते हुए फाइनली इसे भी खत्म कर देता है। और फिर हमें गॉड ऑफ सिन के बारे में बताया जाता है, उसकी बैक स्टोरी के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे फिर उसे रोकने के लिए सुप्रीम गॉड यानी कि गॉड ऑफ क्रिएशन ने अपने डिवाइन पावर्स को 7 भागों में डिवाइड किया, जिसके चलते टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट बना और जिसके अंदर के उसकी पावर को सील करके रखा गया। और ऐसे ही जितने भी सिनर्स रहे हैं उन्हें रोका जाने लगा और गॉड ऑफ सिन के बाद जितने भी लोग आए हैं उन्हें इसी के जरिए से पनिश किया जाने लगा। लेकिन जब डीमन एम्परर को इससे पनिश किया जाता है तो वो यहाँ पर इन्हीं जो 7 मोनार्च थे उन्हीं की पावर का यूज करते हुए अपने गॉड हेड के रास्ते को बना लेता है। और तभी यहाँ पे वही यूजलेस 4 गॉडेस आते हैं रोकने के लिए, लेकिन इन सभी को एक झटके में डीमन एम्परर फेंगशू निपटा देता है। क्या बुरी तरीके से इन्हें रोस्ट करता है कि तुम लोग मुझे रोकोगे, हाँ तुम लोग। यहाँ पे सभी को वो निपटा तो देता है, लेकिन यहाँ पर ये जो डिवाइन पनिशमेंट का जो टावर था ये अपने एक सील को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते यहाँ पर डीमन एम्परर फेंगशू थोड़ी देर के लिए ट्रैप हो जाता है। थोड़ी देर इसलिए क्योंकि फिर स्टार डीमन गॉड वैसागो को हम देखते हैं जहाँ अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए यहाँ पर फेंगशू को यहाँ से आजाद कर देता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर वैसागो जैसे ही खुद को सैक्रिफाइस करता है तो यहाँ पर उसकी डिसअपीयर होती हुई सोल यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा वाला इम्पैक्ट रिलीज करने लगती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास का जो स्पेस था ना, धीरे धीरे उसमें क्रैक पड़ने लगता है। मतलब कि जिस मोमेंट पे फेंगशू यहाँ से आजाद होने वाला था वही मोमेंट हमें वापस से दिखाया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि लिटरली वैसागो की जो डिसअपीयर होती सोल थी ना, उसके अंदर इतना डिस्ट्रक्शन फोर्स था कि बहुत बड़ा सा क्रैक ये बना देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी पावर को जब अनलीश करता है तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो सील्ड रियलम था जिसके अंदर फेंगशू ट्रैप था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। और तभी यहाँ पर एक्सेशन का रास्ता भी ओपन होता है, जहाँ पे एक्सेशन के रास्ते के लिए सारी सीढ़ियां बनके तैयार हो जाती हैं, जो कि सीधा डीमन एम्परर फेंगशू के सामने आके रुक जाती है। इस दौरान फेंगशू के बाहों में इस वक्त वैसागो होता है, जो कि यहाँ पर डीमन एम्परर फेंगशू को एक्सेशन के रास्ते में जाता हुआ देखना चाहता था, लेकिन जाने से पहले फेंगशू से बताता है कि तुम्हारी इस कुर्बानी को मैं हमेशा हमेशा याद रखूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें घर जरूर पहुंचाऊंगा। और जब तुम घर पहुंच जाओगे ना, तुम्हारी नींद टूटेगी और जब आंखें खोल के देखोगे तो तुम्हें अपने घर के सामने वही ड्रीम फ्लाई फ्लावर्स दिखेंगी, जिसमें कि तुम्हारे घर को चारों ओर से कवर करके रखा हुआ है, जैसे कि तुम हमेशा देखना चाहते थे। अब हमें यहाँ पे वैसागो के ड्रीमी फ्लावर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी रियल बॉडी पड़ी हुई थी और एक बटरफ्लाई उड़ते हुए जाकर सीधा उसकी नाक पे बैठ जाती है। यहाँ पे वैसागो की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो यहाँ जमीन पे लेटी हुई थी और फुल अनकॉन्शियस था। इस दौरान डीमन एम्परर उसे बताने लगता है कि जब तुम अपनी आंखें खोलोगे ना तो तुम खुद को सी ऑफ फ्लावर्स के बीच में पाओगे। आसमान में हर तरफ ब्लू फायर फ्लाइज उड़ रही होंगी जैसा कि तुम्हें पसंद है। अब यहाँ पे जैसी वो बटरफ्लाई उसके नाक पे बैठती है, वैसा उनकी आंख यहाँ पे खुल जाती है और तभी उसे सब कुछ जैसे एक सपने जैसा लग रहा था। और यहाँ आसपास जैसे ही वो नजरें दौड़ाता है उसे अपने नजरों के सामने सी ऑफ फ्लावर्स नजर आता है, जैसा कि डीमन एम्परर ने उससे कहा था। और वो बातें भी याद आती है जहाँ पे उसने आगे कहा था कि जब आंखें खोलोगे तो वो जो ब्लू फायर फ्लाइज है, नीले जो ब्लू, वो तुम्हारे आसपास ऐसे मंडराएंगी जैसे कि वो तुम्हें घर तक गाइड करने के लिए आई है और तुम्हें उन्हें ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे वैसागो आगे की तरफ देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लू फायर फ्लाइज के बीच में यहाँ पे 2 फिगर बनने लगते हैं, जिनमें से एक सन एंड मून गॉड यानी कि अगर इसका फिगर था तो दूसरी तरफ यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगशू का फिगर था। यहाँ पे अपने दोनों भाइयों को देखते साथ ही वैसागो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो किसी छोटे बच्चे की तरफ दौड़ते हुए अपने भाइयों को आवाज देता है। यहाँ पे वो काफी तेजी से दौड़ता है और काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि मुझे पता था कि आप लोग मुझे लेने जरूर आओगे। इस दौरान उसके पीछे ब्लू फायर फ्लाइज भी उसे गाइड करते हुए आगे ले जाती है। और तभी हम डीमन एम्परर और यहाँ पे अगर इस दोनों को देखते हैं, जहाँ पर डीमन एम्परर फेंगशू अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। यहाँ पे वैसागो भी किसी छोटे बच्चे की तरह अपने बड़े भाई के हाथ में अपना हाथ डालने को आगे बढ़ाता है, पर तभी हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि डीमन एम्परर फेंगशू ने वैसागो का हाथ थामे रखा था। उस
उसके अंतिम समय में, और वो अपने भाई को जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल था। लेकिन होता है ना कि मैं सख्त जानू रोऊंगा नहीं। यहाँ पे वो बस चुपचाप उसे देखे जा रहा था और तभी धीरे धीरे करके पैरों से वैसागो की अब ये बॉडी थी वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। धीरे धीरे करके ये फेड होती है और वैसागो भी अपने बड़े भाई को देखकर स्माइल करता है। यार ये लड़की नहीं लगता। कमेंट में बताना कि इसका ये लुक तुम्हें कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे वैसागो की बॉडी उसकी गर्दन तक पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है और फिर उसकी हल्की सी स्माइल के साथ उसका चेहरा भी यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगशू को काफी ज्यादा बुरा तो लगता है, लेकिन अपने मकसद को अचीव करने के लिए वो अपनों का बलिदान भी दे सकता है। दैट्स व्हाई वो एक डीमन एम्परर है। यहाँ पे डीमन एम्परर गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है। उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी सैक्रिफाइस तो करना ही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली वैसागो पूरी तरीके से यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और डीमन एम्परर फेंगशू भी जैसे ही एक्सेशन के रास्ते को देखता है तो वो सब चीजों को पीछे रखकर अब आगे बढ़ने के लिए उठ खड़ा होता है। और जैसे जैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है उसे ख्याल आता है कि इस दिन की तैयारी उसने न जाने कितने सालों पहले से कर रखी है और फाइनली आज वो चीज होने जा रही है। और जैसे ही डीमन एम्परर फेंगशू अपना पहला कदम पहले स्टेयर पे रखता है और उस पे चढ़ के आगे बढ़ता है तो अचानक से वो स्टेयर ग्लो करने लगता है और तभी डीमन एम्परर की वॉइस हमें बैकग्राउंड में सुनाई जाती है, जो कि बताता है कि जब से इस होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर मेरे रेस के लोगों को भेजा गया तब से लेकर आज तक इस दुनिया ने हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। उनसे हम और हमारे लोग और हमारे जैसे लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं हुए। वो लोग हर मुमकिन कोशिश करते आए हैं कि बस कैसे न कैसे करके हमारा सफाया किया जाए। ये कहते हुए वो एक एक करके अपने स्टेप्स को एक्सेशन के रास्ते की ओर ले जाता है और बताता है कि हमारा पहला मोटिव कभी भी ये नहीं था कि हम उनसे लड़े, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने कि हमें लड़ने पे मजबूर कर दिया। अब बैकग्राउंड में हमें अब तक के हुए उन सारी बैटल्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमंस ने डीमन एम्परर के ऑर्डर पर जो ह्यूमन वाले एरिया था वहाँ पे हमला किया। उसके बाद वो आगे कहने लगता है कि इतना सब करने के बाद भी हमें हमेशा ही गलत समझा गया और जो गुनाह मुझसे पहले के लोग करते आए हैं उसकी सजा हमेशा हमें दी गई। इसी के साथ उसे वो पल भी नजर आता है जहाँ पर लिंग शुआ जो कि इसकी बेटी को लेकर यहाँ से भाग रही थी, लेकिन ह्यूमंस उसके पीछे इसकी बेटी को मारने के लिए पड़े हुए थे। और जब वो ये नजारा देखता है ना तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि अगर हमें गुनहगार समझा जाता है, हमें जिम्मेदार समझा जाता है, तो जो गॉड्स जो कि सबका भला चाहते हैं, तो आखिर इन लोगों ने फर्क क्यों किया? आखिर इन लोगों ने हंस और डीमंस के बीच में भेदभाव क्यों किया? आखिर क्यों इन लोगों ने ये होने दिया कि लोग मेरी बेटी जो कि अभी तक दुनिया में ठीक से आई भी नहीं थी उसे हंट करने के लिए उसके पीछे पड़ गए? अगर हम गिल्टी है, हम गुनहगार हैं, तो गॉड्स भी कोई कम नहीं, वो भी कोई दूध के धुले नहीं, वो भी गुनहगार है कि उन लोगों ने नाइंसाफी की, एक तरफा उन लोगों ने जज की। इसी के साथ फेंगशू उस पल को भी याद करता है जब इनके होमलैंड के ऊपर डिस्ट्रक्शन पावर पूरी तरीके से फैल गई, इनके होमलैंड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और तब वो नजारे को याद करते हुए कहता है कि जब मेरा घर मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था तब भी गॉड्स चुप रहे, यहाँ तक कि मेरी बेटी को बचाने के लिए जब लिंगशू अपनी जान दे रही थी तब भी गॉड्स उसे बचाने नहीं आए। आखिर तब गॉड्स को क्या हो गया था? हमारी रेस में कितने ही मासूम लोग थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब उनकी जान पे बनाई तो गॉड्स क्यों नहीं आए बचाने? अगर गॉड्स के पास वो सारे रीजंस हैं कि जिसके जरिए से वो हमें गलत ठहराए, तो हमारे पास भी सारे रीजंस है कि हम उन्हें यहाँ पे स्ले करें। जब मेरे लोग मर रहे थे तब गॉड्स उन्हें देखने नहीं आए, लेकिन जब मैं खुद यहाँ गॉड बनने आया तो गॉड्स को मेरे सिन, मेरे जो रेसेस के जो पुराने गुनाह है वो याद आ गई। उन्हें तब मेरे गुनाह नजर आने लगे, लेकिन उन्हें तब उन लोगों के गुनाह नजर नहीं आए जो लोग हमारे रेस के मासूम लोगों को मार रहे थे। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए उस पल को भी याद करता है जहाँ पर 4 गॉडेस उसके रास्ते को रोक रही थी। ये सोचते साथ ही डीमन एम्परर को तो और गुस्सा आता है, ये इनका पाखंड नहीं तो और क्या है। ये कहते हुए वो अपने पास से उस गॉड ऑफ सिन के टाइटल को बाहर निकालता है और उसे अपने हाथों से क्रश करते हुए कहता है कि आज इनके इस पाखंड को तोड़कर मैं सारे के सारे गॉड्स को स्ले करके रख दूंगा। ना गॉड्स रहेंगे और ना ही हमारा ये रिग्रेट। यहाँ पे जैसे ही डीमन एम्परर उसे क्रश करता है ना और यहाँ उसकी पावर को अब्सॉर्ब करता है, हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसका लुक ट्रांसफॉर्म होने लगता है। डीमन एम्परर फेंगशू अब फाइनली गॉड ऑफ सिन के लुक में हमें नजर आता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ता है उसका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उसे बिल्कुल एंशिएंट टाइप का लुक दिया जाता है, यहाँ पर बॉडी पे उसने काफी हैवी ज्वेलरीज पहन रखी थी। मेरा फेवरेट इसके जो विंग्स होते हैं ना, क्या शार्प विंग्स थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में काफी सारे खतरनाक वेपन्स फ्लोट कर रहे हो। लिटरली सब एक दूसरे से इतने वेल कनेक्टेड थे और दिखने में क्या ही जबरदस्त लग रहा था। इसी के साथ हमें फेंगशू का फ्रंट लुक दिखाया जाता है, जहाँ पर इसके बालों को पहले ज्यादा फ्लैट कर दिया गया है और इसका सूट तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और गाइस, तो में से जितने लोग अब तक शिकायत करते हुए आ रहे थे ना कि डीमन एम्परर फेंगशू कहीं से एनिमे लगता ही नहीं है, इसका लुक ही ऐसा है, मतलब कि वो जो खतरनाक सी वाइब और वो उसके लुक से कहीं नहीं आती थी, लेकिन इस बार एनिमेशन टीम ने इसमें बहुत ही तगड़ा वाला काम किया।
किया है। और ये देखो इसका कंप्लीट लुक, लिटरली यार इसके पीछे ये जो इसका सर्कल है ना, जो कि किसी ब्लैक होल जैसा दिख रहा था, और इसकी ये जो विंग्स है, ऊपर से कॉस्ट्यूम, सब कुछ एकदम टॉप नॉच लग रहा था। मेरा मन कर रहा कि मैं इसकी एक एक डिटेलिंग पे बात करूं, बट गाइस हमें आगे बढ़ना है। तुम लोग बताना कि कमेंट में तुम्हें इसका सूट कैसा लगा। ट्रेलर और पोस्टर्स में तो देख लिया होगा, फिर भी एक बार बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ हमें उसका कंप्लीट लुक पूरा 360 डिग्री घुमा के दिखाया जाता है, और मैं बताऊं मुझे कहीं ना कहीं हाउचन से ज्यादा अच्छा इसका लुक लगा है। मतलब कि हाउचन को गॉड ऑफ लाइट और होप का लुक दिया गया, जो कि उसे बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई भी करता है, लेकिन वो जो होता है ना खतरनाक सी वाइफ की देखते ही बंदे को एकदम गला सूख जाए, वो लुक यहाँ पे डीमन एम्पर को दिया गया है। आई विश कि इसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा चेंज होता, लेकिन फिर भी इस एंगल से भी ये काफी खतरनाक लग रहा है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन एम्पर फेंगशू जैसे ही अपने हाथ को लहराता है ना, इतना एपिक फोर्स वो रिलीज करता है कि आसपास एक के बाद एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं, और तभी यहाँ पर हमें काफी सारे ड्रैगन हेड्स दिखाए जाते हैं जो कि उसकी तरफ तेजी से दहाड़ते हैं। बैकग्राउंड में जो साइलेंस इज माय फेवरेट साउंड का जो बीजीएम बजता है ना, क्या गूज़बम्प देता है। इसी के साथ गाइस यहाँ पे फाइनली डीमन एम्पर फेंगशू अब एक डीमन एम्पर से गॉड ऑफ सिन बन चुका है। इसी के साथ डीमन एम्पर एक्सेशन के बिल्कुल फाइनल स्टेप पे पहुंच जाता है, और वहाँ पे आखिरी कदम रखते साथ ही कहने लगता है कि क्योंकि गॉड्स ने हमें अबैंडन कर दिया, तो हमने डिवाइन फायर को अपने ही बॉडी के अंदर पैदा कर लिया। जो गॉड्स हमारे गॉड्स बनना ही नहीं चाहते, तो हमें भी इनकी जरूरत नहीं है, और हमने हमारे दुश्मनों के हड्डियों का यूज करके ही अपने नए घर का रास्ता हमने बनाया है। यहाँ पर डीमन एम्पर फेंगशू एक अलग ही जगह पे खुद को पाता है, लेकिन तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा साया जैसे आगे बढ़ रहा था, और तभी हम देखते हैं कि ये दिखने में किसी बड़े से पत्थर जैसा लग रहा था, जो कि यहाँ पर उसे ही कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा था, और अगले ही पल सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। और तभी दो आईज हमें ओपन होती हुई नजर आती है, जिनमें फुल किलिंग इंटेंट था, और इतना तेज रेज उनसे बाहर निकलता है कि ये जो जाइंट सा स्टोन था, इसके अंदर से काफी अमाउंट में डिस्ट्रक्शन फोर्स बाहर आता है, जो कि इस पूरे के पूरे स्टोन बॉल को ही शैटर करना शुरू कर देता है। एक झटके में ही वो जो बड़ा सा स्टोन था वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। चारों तरफ इसका मलबा देखा जा सकता था, और जो एक्सप्लोजन हुआ था यहाँ पे रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं उस सभी को निपटा के रख देते हैं, और इन्हीं के बीच में हमें डीमन एम्पर फेंगशू यानी कि गॉड ऑफ सिन दिखाया जाता है, और वो कहने लगता है कि जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा, मैं उस हर एक सर को कुचलता हुआ आगे बढ़ूंगा, फिर चाहे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो, और ये जो ताकत जहाँ से पैदा हो रही है मैं उसे भी कम्प्लीटली इरेज कर दूंगा। इसी के साथ होमीज इतने टाइम बाद हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने ड्रैगन फॉर्म में था कम्प्लीटली, और यहाँ पर उसका हर एक सर जैसे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी उन चेन्स ने उसे कम्प्लीटली जकड़े हुए रखा था, जिसके चलते वो यहाँ से एस्केप नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बाहर हो रही इस हलचल को पहचान लेता है। यहाँ पे वो तेजी से रोर करता है। वहीं दूसरी तरफ गॉड ऑफ सिन यहाँ अपनी आईज को ओपन करता है, फुल किलिंग इंटेंट को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर मुझे मेरे दुश्मनों को मिटाने के लिए एक दूसरे कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाना पड़े, तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। जो भी मेरे बदले के रास्ते में आएगा मैं उसे मिटा के रख दूंगा। और तभी वो यहाँ पर अपने हाथों को फैलाता है, और यहाँ उसके हाथ में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन फोर्स गैदर होता है कि वो अगर चाहे ना तो पलक झपकते ही एक पूरे के पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो बताने लगता है कि आज से हमारे दुश्मनों के अच्छे वक्त यहीं पे खत्म होते हैं। ये कहते साथ ही वो उस चीज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ पे उसका मोटिव साफ था कि अगर उसे इस पूरे वर्ल्ड को मिटाना पड़े तो वो मिटा देगा। अगर ये वर्ल्ड उसका नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये सारा नजारा हाउचन बहुत ही अच्छे से विटनेस कर लेता है, और उसे यकीन नहीं होता कि डीमन गॉड एम्परर ने इस चॉइस को चुना है। उसे सिर्फ रिवेंज नहीं, उसे रिवेंज के अलावा भी सब कुछ चाहिए। यहाँ पे हाउचन बहुत ही ज्यादा हैरान था, और तभी वो यहाँ पे खुद को जैसे उसी के वर्ल्ड में पाता है, और कहने लगता है कि उसकी चॉइस ये है कि वो होली डीमन कॉन्टिनेंट और इसके जो नामो निशान है वो इन सभी को पूरी तरीके से मिटा के रख देना चाहता है। वो इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको मिट्टी में मिला के रखना चाहता है। यहाँ पे हाउचन पास्ट का वही सीन देखता है जहाँ पे हमें होली डीमन कॉन्टिनेंट के हालिया वक्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमंस और डीमंस आपस में फाइट करते हुए आ रहे हैं। यानी कि हम वही स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हुए आ रहे हैं जैसे कि हाउचन ने अपने ग्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के उस ट्रायल में देखा था, जहाँ पे उसे डे एंड नाइट का ट्रायल देना पड़ा था, और दिन और रात के लोगों के बीच में आपसी जंग होती थी, लेकिन हाउचन इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेता है। उसे याद आता है कि कैसे नेचर और जो एल्व्स थे इनके बीच में कैसे बैटल चलती आ रही थी। यहाँ पे हाउचन ने देखा था कि वो जिसकी वही तरफ से फाइट क्यों ना कर ले, लेकिन एंड में जो भी टीम यहाँ पे मजबूत होती है वो दूसरे को कुछ भी नहीं समझती, उसे जीने का मौका तक नहीं देती, जिसके चलते जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो ट्रिगर हो जाती है और पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब हाउचन इस मेमोरी
को रिकॉल करता है ना, उसे रियलाइज होता है कि मैंने उस चीज से एक बहुत बड़ी चीज सीखी थी, लेकिन मैं उसे भूल गया था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत, लेकिन जिस पे जुल्म होता है उसके अंदर एक बदले की भावना पैदा होती है। फिर चाहे वो अगर गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर भी बदले की भावना आएगी, और जो सही हो उसके अंदर भी। यानी कि जब किसी के अंदर बदले की भावना जन्म लेती है तो वो सही और गलत नहीं देखती। जो नफरत का साइकिल है वो लगातार चलता रहता है, चाहे मैं जितना भी कोशिश करता है, लेकिन ये साइकिल हमेशा रिपीट होता ही रहता है। अब हाओ चेन उस मेमोरी को भी याद करता है जब वो एल्फ की टीम से फाइट कर रहा था, लेकिन एंड में सब कुछ करने के बावजूद भी जो डिस्ट्रक्शन है वो ट्रिगर हो जाता है। हाओ चेन कहने लगता है कि हर चीज का जड़ यही डिस्ट्रक्शन है। जो हेट्रेड का साइकिल बार बार घूमता है उसके पीछे की वजह भी यही डिस्ट्रक्शन है। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, मैं चाहे दोनों टीम्स को आपस में प्यार से रहना ही क्यों ना सिखा दूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो जाती है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है ये ट्रिगर हो जाता है। तभी हाओ चेन को यहाँ पर जो गॉड ऑफ क्रिएशन है, जो कि अब पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुके हैं, उनकी कही एक बात याद आती है, जो कि हाओ चेन के उस थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के ट्रायल में उन्होंने कहा था कि जिस ट्रायल को तुम कंप्लीट करके आए हो इसमें एक लूप होल है, जैसे कि मैं भी आज तक पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया, और वो था हेट रेट का साइकिल। जब तक ये हेट रेट किसी एक बंदे के अंदर भी जिंदा रहेगी ना, तब तक ये साइकिल बार बार लगातार रिपीट होता रहेगा। मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो साइकिल है हेट रेट का, इसे मैं एक गॉड ऑफ क्रिएशन होने के नाते भी मिटा नहीं पाया। और यहाँ पर जाने से पहले जो गॉड ऑफ क्रिएशन ने हाओ चेन से कुछ बातें कही थी, हाओ चेन को वो भी याद आता है, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि हाओ चेन एक वक्त आएगा जब तुम पूरी तरीके से फंस के रह जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ये जो हेट रेट का साइकिल है इसे खत्म करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि हाओ चेन, अगर तुम वाकई में अपने होली डीमन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने घर को बचाना चाहते हो, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन्हें अगर तुम बचाना चाहते हो, उन्हें सेफ रखना चाहते हो, तो तुम्हें हर हाल में डीमन एम्परर फेंग शू को हराना ही होगा। लेकिन ये तो बस एक कदम है जो बस कुछ दशक, कुछ साल, कुछ सदियों तक ही चलता रहेगा। कुछ सदियों के लिए ही तुम्हारा होली डीमन कॉन्टिनेंट, तुम्हारे घर परिवार वाले सुकून की सांस लेंगे। लेकिन क्या तुमने सोचा है इसका असली जड़ क्या है? अगर तुम वाकई में पूरी तरीके से अपने कॉन्टिनेंट को सेव करना चाहते हो, उसे बचाना चाहते हो, तो तुम्हें इसके उस सोर्स को भी मिटाना होगा जिसके चलते ऐसे डीमन एम्परर बाद में भी पैदा हो सकते हैं। यानी कि जिसके चलते आज डीमन एम्परर गॉड ऑफ सिन बना है, इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म करने चला है। तुम्हें इस सोर्स को ही मिटाना होगा ताकि अगला कोई डीमन एम्परर, अगला कोई गॉड ऑफ सिन बन ही ना पाए। होशियन यहाँ पे समझ नहीं पाता कि आखिर वो उससे कहना क्या चाहता है। वो यहाँ पे अंदाजा लगाता है कि कहीं वो उस हेटरेट के साइकिल की बात तो नहीं कर रहे जिसके चलते हमेशा बार बार डिस्ट्रक्शन ट्रिगर होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो गॉड ऑफ क्रिएशन है वो बताने लगते हैं कि हाओ चेन, तुम्हें इस कैलेमिटी को पूरी तरीके से इसके जड़ से खत्म करना होगा। और तुम्हें याद है मैंने पैथ ऑफ स्टार्स को तुम्हारे भरोसे छोड़ा है, मुझे यकीन है कि तुम इनका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करोगे। मैंने अपनी बनाई गई पूरी की पूरी क्रिएशन का पूरा फ्यूचर तुम्हारे ऊपर सौंपा है, क्योंकि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी हर एक सांस, गुजरता हुआ हर एक पल और आने वाला हर एक पल, यहाँ तक कि मेरी बनाई गई इस क्रिएशन की आखिरी उम्मीद अब सब कुछ तुम हो हाओ चेन। मेरे पास जो भी बची कुछ यादें थी जो कि तुम्हारे काम आ सकती थी, मैंने वो सब कुछ तुम्हें दे दिया है। अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, और अब मेरी मेमोरी का ये आखिरी हिस्सा भी यहाँ से जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कुछ अच्छे से संभालोगे। इसी के साथ गॉड ऑफ क्रिएशन यहाँ से कम्प्लीटली फेड हो जाते हैं, और यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाओ चेन के कंधे पे थी। और जाते हुए वो बस यही कहते हैं कि हाओ चेन, याद रखना तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, और तुम्हें हर हाल में इस कैलेमिटी को पूरी तरीके से जड़ से मिटा के रख देना है। सो होमीज, ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।